हेलो बॉयज़, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा देने से पहले मैं ज़रा आपको जो है थोड़ा विस्तार से जानकारी दूं। माना कि हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि ए के पास 5 आम तथा 2 सेब, बी के पास 10 आम तथा 4 सेब तथा सी के पास 3 आम तथा 11 सेब है। अब देखिए हम इसको किस प्रकार से एक साथ लिखेंगे। देख लीजिए, इनको हम ऐसे लिखेंगे एक साथ। देख लीजिए, 2 प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। पहला ये है आपका, देखो यहाँ मैंने लिख दिया आम और सेब, तो यहाँ लिख दिया ए बी सी, ये 3 आदमी हैं। तो देखो ए के पास 5 आम 2 सेब, बी के पास 10 आम 4 सेब और सी के पास 3 आम और 11 सेब है। या इसको आप दूसरी प्रकार से ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा कि यहाँ ऊपर जो है आप ए बी और सी लिखें और यहाँ फलों के नाम लिख दें। तो देख लीजिए, तब हो जाएगा ए के पास 5 आम और 2 सेब हो गए, बी के पास 10 आम और 4 सेब और सी के पास 3 आम और 11 सेब। यानी एक ही चीज को हमने 2 प्रकार से लिखा। अब इसको मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, इसको मैट्रिक्स के रूप में ऐसा लिखा जाता है। ये जो बड़ा सा कोष्ठक जैसे लगा रखा मैंने, उसमें देख लीजिए 5 2 10 4 और 3 11, या ऐसे खड़े में भी लिख सकते थे 5 2 10 4 और 3 11। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, इस वाले में मैंने आपको बताया, इसमें फल सीधे में है 5 2 10 4 3 11 और इसमें फल खड़े में है 5 2 10 4 3 11। तो ये जो है इसको लिखने का जो है, ये मैट्रिक्स में लिखने का तरीका हुआ। ये बड़े कोष्ठक में इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सीधे में जो 5 2 10 4 3 4, ये सीधे में इनको कहते हैं पंक्ति या रो। यहां पर मैंने लिखा R1 R2 R3, अर्थात फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति। इसी प्रकार से ये दूसरे में देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए, ये और खड़े में देख लीजिए, इसमें खड़े में देख लीजिए, यहां मैंने लिखा है C1 और C2, यानी इन जो खड़े में लिखे गए हैं ये है आपके कॉलम यानी स्तंभ। तो पहला स्तंभ क्या है आपका, C1 क्या है 5 10 और 3, और दूसरा स्तंभ C2 क्या है 2 4 11। तो आप देख रहे होंगे इसमें 3 जो है आपकी पंक्ति हैं, यानी 3 तो इसमें रो है और 2 इसमें जो है आपके स्तंभ है। इसी को हमने दूसरे प्रकार से कैसे लिखा है, देख लीजिए, ये देखिए 5 10 और 3, ये देखो सीधे में जो आएगी वो क्या होगी, रो मानी पंक्ति। तो ये पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है 2 4 और 11, ये दूसरी पंक्ति है। और ये खड़े में स्तंभ हो जाएंगे। तो देख लीजिए 5 2, ये पहला स्तंभ है, दूसरा है 10 4, ये दूसरा स्तंभ है, इसको C2 लिखा कॉलम 2, और 3 11 इस। तो देख लीजिए इस पहले में आपकी 3 रो और 2 कॉलम है, जबकि इस दूसरे में रो कितनी है, यानी पंक्ति है आपकी 2 और कॉलम है इसमें 3। तो अब हम आव्यूह की परिभाषा कैसे देंगे? देख लीजिए, आव्यूह की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहां पर लिखा मैंने, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है। ये आव्यूह क्या है, ये देखिए, ये संख्याएं हैं या फलन भी कह सकते थे, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास। आयताकार विन्यास इसलिए कहा गया, देखो इसमें रो में 2 हैं और कॉलम में 3 अवयव हैं, और इसमें रो में 3 अवयव हैं और कॉलम में 2 अवयव हैं। तो देख लीजिए आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास है। इन संख्याओं, जो ये संख्याएं हैं, देख लीजिए, जो ये संख्याएं हैं या फलन जिनको हम कह रहे हैं,
इन संख्याओं को जो है क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये क्या है, इस आव्यूह के, ये आव्यूह का जो है क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। और आव्यूह को कैसे लिखते हैं, किसी भी आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स के रूप में लिखते हैं। देखो कैपिटल ए, कैपिटल लेटर्स जो है जैसे ए बी आदि के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिए ये पहला आव्यूह हो गया। जैसे माना एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि मैंने यहाँ पर 2 आव्यूह लिखे हैं आपके। पहला आव्यूह है 5 3। देखो इसको पढ़ने का तरीका भी ये है। पढ़ने का तरीका क्या है, ये आपका पहले रो के अवयव पढ़ेंगे, फिर दूसरे रो के अवयव पढ़ेंगे। तो देखो ये पहला जो आपका जो है आव्यूह है ये है 5 3 7 0। और ये दूसरा आव्यूह मैंने यहाँ पर लिखा है 4 3 8। ये पहली रो होगी, और 2 ऋण 1 7 ये दूसरी जो है आपकी क्या होगी, दूसरी रो होगी। तो देख लीजिए इसमें जो है आपके, इसमें देखो रो के लिए आपने ऐसे सीधे में देखना है। तो इसमें देखो 1 रो और 2 रो हैं, यानी 2 पंक्ति हैं, और कॉलम खड़े में 1 और 2, तो यानी 2 कॉलम है इसमें, यानी 2 स्तंभ है। जबकि बी में देख लीजिए फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 पंक्तियां हैं, और कॉलम देख लीजिए स्तंभ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 जो है इसमें क्या है आपके कॉलम है। अब आता है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि क्या, माना किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ है। माना जैसे माना कोई जो है आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या m है और आपके कॉलम की संख्या n है, तो m इंटू n को जो है क्या कहते हैं, इसकी जो है कोटि कहते हैं। यानी m इंटू n, यानी पहले आप जो है नंबर ऑफ रो लिखेंगे इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो m इंटू n द्वारा जो है इसकी कोटि को जो है व्यक्त करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये नंबर 1 है, देख लीजिए इसमें जो है सबसे पहले रो लिखेंगे, तो रो है इसमें 1 और 2, तो 2 रो है, और कॉलम देखिए 1 और 2 कॉलम है। तो इस आव्यूह जो ए है यहाँ पर, ये इसकी जो कोटि होगी हमारी 2 गुणा 2, 2 इंटू 2, बस इतने ही लिखेंगे, 2 इंटू 2, ऐसे नहीं कि इसको 4 लिखेंगे, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब हो गया कि इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक होगी। और 2 इंटू 2 अगर 4 कहेंगे तो 4 इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें अवयव 1 2 3 और 4 हो गए। जबकि दूसरा देखिए बी, देख लीजिए बी में जो है आपकी जो है इसमें जो है इसका जो ऑर्डर है यानी इसकी जो कोटि है, देखिए इसमें रो कितनी है, पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 और 2 पंक्तियाँ हैं। और कॉलम देख लीजिए 1 2 और 3, तो कॉलम इसमें 3 है आपका। तो इसका जो आपका ऑर्डर हो गया, इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुणा 3, यानी 2 रो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बी की कोटि है 2 गुणा 3, यानी 2 उसमें रो हैं और 3 कॉलम। पहले जो आएगा वो रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या, और दूसरा जो आएगा वो कॉलम अर्थात स्तंभों की संख्या। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक नोट ऐड कर रखा है आपका, कि ये नोट ये कर रखा है कि आव्यूह ए को अगर उसके किसी भी अवयव को लिखना है तो aij, स्मॉल aij के रूप में लिखना है। आव्यूह के किसी भी अवयव को कैसे लिखा जाता है, aij। तो aij क्या होता है असल में, देख लीजिए माना कोई आव्यूह आप यहाँ पर जो है बनाना चाहते हैं तो उसके अवयव को क्या करते हैं, देख लीजिए aij का मतलब जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, तो इसका पहला देख लीजिए i और j का मान जो है आपका क्या होता है, aij, तो i बराबर होता है 1 2 3 4 और डॉट सो ऑन, और j बराबर भी होता है 1 2 3 4 सो ऑन होता है। ये आपका यहाँ पर m ने i बराबर हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपका j बराबर। तो जैसे किसी आव्यूह को लिखना है तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको देखो किस रूप में लिखा है, aij, i का मान 1 और j का मान 1 है। तो इसका जो पहला अवयव होता है यहाँ पर ये होता है a11, पहला अवयव, अर्थात इसका मतलब
ये इस पहली रो में है और पहले कॉलम में है। अब इधर दूसरा अवयव देखो, दूसरा अवयव क्या हो जाएगा इसका, A12 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, A13 और यहां आगे जितना भी है आपका वैसे लिखेंगे। फिर देखो दूसरी रो में आ जाएंगे, देखो A21 यानी पहली रो में, ये दूसरी रो में है और कॉलम देखो ये पहला कॉलम है, A22 यानी ये इसकी रो भी दूसरी है, देख लीजिए पहली रो ये है, दूसरी रो और कॉलम भी दूसरा, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, A23 डॉट डॉट। वैसे आगे कर सकते हैं हम A31 यानी तीसरी रो है, ये देखिए दो रो तो ऊपर होगी, तीसरी रो और ये पहला कॉलम है, A32 ठीक हो गया, यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम, A33 और इस प्रकार से। और इसको जो है आप ऐसे एक बड़े से जो है ब्रैकेट में इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका है, ये A11 A12 ये A13 डॉट डॉट। तो इस प्रकार से इसके अवयवों को ऐसा लिखा जाता है। अब कितने अवयव होंगे वो कोटि पे डिपेंड करेगा। मान के चलो कि आप बोलेंगे जैसे ये अवयव है यहाँ पर, जैसे ये इसमें देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, अगर संकेत में बोलेंगे तो इसको कहेंगे A11। क्यों, पहली रो में है, देखो पहली रो और पहले कॉलम में A11, ये देख लीजिए ये वाला, इसको देखो इसकी पहले रो देखनी है तो रो में तो पहला है तो A1 और कॉलम देखिए कॉलम में ये दूसरा कॉलम है, पहला कॉलम ये है, दूसरा तो ये A12 है, ये A11 है, ये A12 है। अब 7 की बात करें, ये क्या है, इसको संकेत में क्या लिखेंगे, देखिए ये दूसरी रो है और कॉलम 1 है तो A21। और इस 0 को क्या लिखेंगे, देख लीजिए दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है तो A22, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। इसी प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं, ये देख लीजिए 4 को क्या लिखेंगे, आपका पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। देखो कोई भी अवयव रो में भी होता है कॉलम में भी होता है, जैसे 4 है तो रो में पहली रो में है और दूसरे कॉलम में पहले ही कॉलम में है तो ये A11 हो जाएगा। इस 3 की बात करें तो देखिए पहली रो में और कॉलम है, ये दूसरा देखिए पहला ये है दूसरा कॉलम तो ये A12 हो जाएगा। ये 8 को देखिए, 8 क्या है, ये पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, तीसरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम तो ये हो जाएगा A13। इसी प्रकार से ये 2 देख लीजिए, दूसरी रो में है और कॉलम है पहला तो A21, ऋण ए क्या है, दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है तो A22। और ये 7 क्या है, दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में तो A23। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, संकेतों के द्वारा इनको व्यक्त करते हैं। अब देख लीजिए इसमें कुछ सवाल हैं, कुछ ये सवाल आप साधारण सवाल है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कोटि है, अगर कोटि को हमने जैसे माना यहाँ पर 2 गुणा 2 कोटि है, अगर इनको हम गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी और इसमें अवयवों की संख्या 6 हो जाएगी। तो जैसे इसने कहा कि 6 अवयवों वाले एक आव्यूह की संभावित कोटियां क्या हो सकती हैं। मान के चलो 6 किसी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियां क्या हो सकती हैं। तो कैसे बताएंगे, 6 के गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 6 के गुणनखंड होते हैं, कौन कौन होते हैं, 1 गुणा 6, 1 गुणा 6, 1 6 का 6 होता है और 6 गुणा 1 इसका व्युत्क्रम भी आपका जो है 6 ही होता है। तीसरा होता है 2 गुणा 3, होते हैं 6 भी होता है और 3 गुणा 2 ये भी क्या होता है आपका 6 होता है। तो देख लीजिए ये हमने इसके ये अवयवों की संख्या इन सब का गुणा जो है, तो देखो 1 गुणा 6 का क्या मतलब हुआ कि उसमें जो है एक रो होगी, कॉलम होंगे कितने 6, यानी पंक्ति 1 होगी, स्तंभ होंगे 6, और दूसरे में जो है पंक्ति 6 होंगे, स्तंभ ये 1 होगा। जैसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं ये 1 गुणा 6 है तो ये क्या कहा मैंने, एक रो, पहला रो होता है m गुणा n, क्या पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो पहली एक रो है, कॉलम 6 है, तो मालूम कैसे लिखा जाएगा इसको, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, देख लीजिए
1 गुणा 6 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसमें रो देखो एक ही रो है, रो को ऐसे सीधे में, तो रो कितनी है इसमें 1 रो है गुणा। अब कॉलम देखिए, आप बोलेंगे इसमें कॉलम कैसे हैं, ऊपर से नीचे की ओर घुमाइए अपने पेन को खड़े में, 1 2 3 4 5 6, तो 1 गुणा 6 इस प्रकार से। अगर 6 गुणा 1 का होगा, 6 गुणा 1 का देखो 1 2 3 4 5 6, इसको इस प्रकार से और इसको आप ऐसा रखेंगे। ये अवयव लिख दिए मैंने, इसमें अवयव लिख दिए। तो देख लीजिए इसमें रो कितनी है, देख लीजिए ये रो को मैंने कहा सीधे में 1 2 3 4 5 और 6, कॉलम देखिए 1, तो ये हो गया 6 गुणा 1। ये दोनों अलग अलग किस्म के हैं। ये इसमें जो है 1 रो है 6 कॉलम है, और इसमें 6 रो है 1 कॉलम है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से जो है जैसे मैंने कहा, तो आप कैसे निकालेंगे उसके जो गुणनखंड हो सकते हैं संभावित, तो इसको जो है इस प्रकार से जो है, अगर किसी अवयव में 6 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियां क्या हो सकती हैं, 1 गुणा 6 हो सकता है, 6 गुणा 1 हो सकता है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। 2 गुणा 3 जैसे माना, 2 गुणा 3 का मतलब 2 रो होगी, 2 रो और 3 कॉलम, तो ये होगी आपका, ये होगी, ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें रो 2 है, 1 2 रो होगी, तो 2 गुणा कॉलम देख लीजिए 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। और अगर आपका 3 गुणा 2 है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए। ये देख लीजिए इसमें रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 हो गया, गुणा कॉलम देखिए 1 और 2, तो 2। तो ये सब अलग अलग प्रकार के क्या हैं, अवयव हैं। तो यदि किसी की जो है आपकी जो है कोटि जो अवयवों की संख्या 6 हो, तो उसकी संभावित कोटियां, उसके गुणनखंड जो भी हो सकते हैं वो सब लिखने हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, 3 गुणा 2 कोटि के अवयव की रचना करना है। 3 गुणा 2, जिसमें 3 तो जिसमें आपकी रो है, पंक्तियां 3 हैं, और उसका मान जो है आपका स्तंभों की संख्या 2 है। ऐसी रचना करनी है कि aij बराबर 1/2 i माइनस 3j। aij मैंने कहा था कि यहाँ पर कहा भी था मैंने कि इसको aij के द्वारा डिनोट करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अवयवों को कैसे निकालेंगे aij, याद रखिए i का मान ज्यादा से ज्यादा अधिकतम आप 3 रख सकते हैं। i का मान क्या रखना पड़ेगा आपका 1 2 3 तक, और j का मान 2 तक ज्यादा अधिकतम रखना पड़ेगा 1 2। तो देख लीजिए सबसे पहले आप रखेंगे, मैंने जैसे इसमें बताया था कि जहां पर देख लीजिए ये अवयव देखो a11, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका a11 आ जाएगा, a11 बराबर हो गया 1/2, यहाँ पर 1/2 i की जगह पे 1 माइनस 3j, 3 इंटू 1, देखो ये i का मान है और ये j का मान है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। फिर क्या होता है, देखिए पहले हमने जो है a का मान, ये i का मान 1 ही रखना है और j का मान 2 तक ले जाना है, तो a12 हो जाएगा। तो a12 इसमें हम जो है i का मान 1 रखेंगे और j का मान 2 रखेंगे, तो a12 हो जाएगा। अब a13 नहीं होगा, क्योंकि a13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी जो वो है, इसका मान जो आपका स्तंभों की संख्या है वो अधिकतम 2 है, तो आपका j का मान 2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो पहले हमने a का मान 1 रखा और i का मान 1 रखा, j का मान भी 1 ही रखा, और फिर i का मान 1 रखा, j का मान 2 रखा, उससे ज़्यादा। अब i की बारी फिर से आ जाइए, i का मान 2 रखे, तो a21, तो 21 मानी, अब i का मान 2 रखेंगे, फिर j का मान 1 रखेंगे, इसमें रखेंगे मान i का मान 2 और उसका मान रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -2। और देखो a21 हो गया और a22, ये देखिए अच्छा -1/2 हुआ, a22 रखेंगे, i का मान 2 और j का मान भी 2 रखे, तो इसका मान -2 आया। फिर देख लीजिए, क्योंकि i का मान 3 तक रख सकते हैं, i का मान आप 3 तक रख सकते हैं,
तो और जे का मान आप अधिकतम 2 तक रख सकते हैं। तो A31, तो इसमें रखेंगे आप A31, तो ये मान हो जाएगा 0, और A32 इसका मान हो जाएगा -3/2। तो आव्यूह में याद रखिए इसकी कोटि है 3 गुणा 2, यानी आव्यूह में कुल अवयव आपके 6 होने चाहिए। याद रखिए आव्यूह में कुल अवयव क्या होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो देखिए आप जो है आपके इसमें 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए आव्यूह कैसे लिखेंगे, A बराबर A11 A12। देखो ये 1 शुरू में 1 है, माने पहली रो है ये, और ये देखो A2 जिसमें I का मान 2 हो गया मानी दूसरी रो है, I का मान 3 हो गया मानी तीसरी रो है। तो देखो A11 A12, A21 A22, A31 A32, और ये मान हमने यहाँ से रखे। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो गया, आपका आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब आता है आपका आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूहों के प्रकार में सबसे पहले आता है स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जिसमें केवल क्या होता है, एक स्तंभ होता है। उसमें रो कितनी है इसमें वो नहीं है, पर उसमें जो है केवल स्तंभ एक होता है, और जो रो यानी पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा केवल एक ही अवयव लिखा 5। अब आप बोलेंगे कि इसमें जो है एक ही स्तंभ, मैंने आपको कई बार चेक करने के लिए, अगर आपको स्तंभ देखनी है तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर घुमा दीजिए पेन, देखो ये एक ही तो आया। तो इसमें जो है आपका एक ही जो है कॉलम है, भले इसमें जो है अगर एक पंक्ति की बात करें रो के लिए सीधे में तो एक ही पंक्ति है। अब यहाँ देख लीजिए ये दूसरा वाला है, ये भी स्तंभ आव्यूह एक ही स्तंभ के लिए ऊपर से नीचे देख लीजिए, ऊपर से नीचे एक ही तो आया, भले इसमें रो की संख्या कितनी है, ये रो की संख्या 2 है, पर स्तंभ एक ही है। इसमें देखिए 3 अवयव हैं, अगर स्तंभ के लिए देखो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे पेन घुमाओ, देखो एक ही बार आया, एक ही लाइन आए, एक ही स्तंभ आया। तो और रो के लिए देखिए सीधे में 1 2 3। तो खैर स्तंभ मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है, स्तंभों की संख्या केवल एक होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक स्तंभ है, इसमें एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ यानी एक कॉलम होता उसको क्या कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब दूसरा आता है आपका क्या, पंक्ति आव्यूह। जैसे उसका स्तंभ मैट्रिक्स था वैसे ये रो मैट्रिक्स है, यानी क्या परिभाषा होगी कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। अब केवल एक पंक्ति जैसे ये देख लीजिए, इसमें एक ही अवयव लिखा मैंने -3, इसमें 4 5, देखो पंक्ति एक है, देखो पंक्ति के लिए क्या करना है, सीधे में घुमाना, देख लीजिए ये सीधे एक ही तो आया। इसमें देखे सीधे में देखे एक ही पंक्ति तो है, एक ही पंक्ति, लाइन एक ही है। तो देख लीजिए इसमें भी एक पंक्ति है, इसमें भी एक पंक्ति है, जो जिसमें एक पंक्ति होगी वो जो है आपका क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। कॉलम की संख्या देख लीजिए, इसमें कॉलम के लिए खड़े में एक कॉलम है, इसमें देखो 2 कॉलम है, देखिए खड़े में ऐसे घुमाया है, 2 कॉलम है, इसमें देखिए 1 2 3, प्रत्येक कॉलम में एक एक अवयव है तो बात अलग है, लेकिन इसमें कॉलम पर हमें जो है पंक्ति आव्यूह के लिए देखना है कि पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए। तीसरी प्रकार का जो आव्यूह होता है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो जानते हैं आप, वर्ग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई जिसकी समान होती है। तो इसमें क्या परिभाषा होगी कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे मैंने कहा था सामान्य वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसमें लंबाई में जो है आपकी पंक्तियाँ आती है और चौड़ाई में खड़े में आपके स्तंभ आते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो समान होती है, उसे कहते हैं क्या, वर्ग आव्यूह। जैसे यहाँ देख लीजिए ये जैसे एक आव्यूह ए लिखा मैंने 4 5 3 0। तो इसमें देखिए रो देखिए 1 2 रो है और कॉलम भी देखिए 1 2 कॉलम है, 2 गुणा 2 का है। इसमें देखिए दूसरा देखिए पहला रो है 2 0 -1, ये पहली रो होगी, दूसरी रो होगी 3 4 2, तीसरी रो होगी 1 5 4। तो 3 रो होगी ये। और कॉलम देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो रो और कॉलम की संख्या बड़ा, जैसे मैंने इसमें एक अवयव लिखा C = 7,
तो इसमें रो भी एक ही है, कॉलम भी एक है, तो 1 गुणा ए इसकी कोटि होगी। तो वह मैट्रिक्स जिसमें आपकी जो है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसको जो है ये आप उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब एक बार वर्ग आव्यूह में देख लीजिए, वर्ग आव्यूह हमेशा होगा तो उसमें विकर्ण बनेंगे 2। जैसे देख लीजिए, इसमें देखिए बल, ये आपका विकर्ण हो गया, इधर से भी एक विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। देख लो इसमें देखिए, इसमें देखिए यहाँ से देखो, ये विकर्ण हो गया 2 4, ये विकर्ण हो गया 1, ये विकर्ण हो गया। वर्ग आव्यूह में क्या होते हैं, ये मुख्य विकर्ण हो गया, ये तो गौण में आता है, पर ये यहाँ से जो लेफ्ट टू राइट जाता है, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। यदि आव्यूह वर्ग नहीं होगा तो उसमें जो है आपका विकर्ण नहीं होगा। अब जैसे इसमें देखिए, जैसे ये मैं अभी इसकी बात करूं, जैसे यहाँ पर मैंने 1 दिखा रखा है, यहाँ पर देखिए, इसमें जो है ये देखिए, इसमें आपकी पंक्तियाँ 2 हैं और स्तंभ 3 हैं, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग है, तो ये विकर्ण आव्यूह नहीं। देखो इसमें विकर्ण कैसे मिलाएंगे, देखिए ये देखो बीच वाले जा रहा, खाली छूट रहा है, देखो ये देखो खाली छूट रहा है, बीच में जहाँ पर कट रहे हैं वो खाली है, लेकिन यहाँ जहाँ कटेंगे, जैसे यहाँ पर कटे तो 4 पे कटे, इस प्रकार से जो है, तो वर्ग आव्यूह जो है उसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है। चौथी प्रकार का होता है विकर्ण आव्यूह, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने अभी आपको इसमें बता दिया, ये मुख्य विकर्ण है, ये जो है मुख्य विकर्ण है, ठीक है। तो आपका वर्ग विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, वह वर्ग आव्यूह क्या होना चाहिए, विकर्ण तो उसी का होगा जो वर्ग होगा, तो वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य अवयव शून्य होते हैं। देख लीजिए, विकर्ण आव्यूह में एक तो उसको वर्ग आव्यूह होना चाहिए, उसके मुख्य विकर्ण के आव्यूह जो अवयव होते हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, अब बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल देख लीजिए, ए बराबर है आपका 5001, ये देखो ये मुख्य विकर्ण के अलावा अवयव नॉन जीरो है, अब बाकी क्या है आपके जीरो हैं। या ये देखो ये 3 गुणा 3 का है, देखिए 300020001, तो देख लीजिए इसके जो मुख्य विकर्ण है ये, इसके अवयव जो है नॉन जीरो हैं और बाकी सारे के सारे अवयव क्या हैं, जीरो हैं। तो आपका विकर्ण आव्यूह किसको कहेंगे कि वह आव्यूह जिसके, वह वर्ग आव्यूह, बल्कि वह आव्यूह नहीं, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये जो है आपका विकर्ण आव्यूह हो गया। अब अदिश आव्यूह, देखिए अदिश आव्यूह थोड़ा इससे भी और आगे बढ़ गया, जो ये आपका विकर्ण आव्यूह है। अगर विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं ये क्या हो जाए, आपके समान हो जाए, ठीक है, ये समान हो जाए, माना जैसे इसमें तो 5 और ऋण 1 है, लेकिन अगर ये दोनों समान हो जाएं और बाकी शून्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। यानी क्या डेफिनेशन होगी वो, कि वह विकर्ण आव्यूह तो होना चाहिए, और जब विकर्ण आव्यूह होगा तो वर्ग आव्यूह भी होगा। तो वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, देखो -2002, तो मुख्य विकर्ण के अवयव समान हैं इसमें, देख लीजिए। अब बी बराबर हो गया, देख लीजिए, √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5, तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गए, इसके समान हो गए, अब बाकी सब क्या हो गए, जीरो। अब आता है आपका तत्समक यानी आइडेंटिटी। इससे भी बड़ा, देखो मैंने आपको कहा था प्रत्येक में आप देख रहे होंगे, जब आप फलन देख रहे थे उसमें भी इकाई था। जैसे माना सामान्य गणित में मैंने कहा था योग की इकाई 0 होती है, गुणा की इकाई 1 होती है, इसमें भी इकाई आव्यूह होता है। तो इकाई तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई जो है मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ये जो है विकर्ण आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण है, इसका प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो जाए, और बाकी तो क्योंकि विकर्ण आव्यूह हो तो बाकी अवयव तो 0 होने चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका क्या क्या तत्समक आव्यूह या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है।
देखो पर विकर्ण, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एक हो गया, अब बाकी जीरो हो गए। बी में देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी, इसकी आगे बहुत आवश्यकता पड़ेगी। 7वें नंबर का है जो आव्यूह है वो है आपका शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य यानी वह आव्यूह, शून्य जैसे इसमें लिखाया गया है कि जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। अब ये वर्ग आव्यूह नहीं होता, वो कोई भी आव्यूह हो। तो जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा 0 0 या 0 0 या 0 0, मानी वह आव्यूह जिसकी जो है क्या हो, यह प्रत्येक अवयव क्या हो आपका, जिसका शून्य हो, उसको क्या कहते हैं आपका, वो उसको शून्य आव्यूह कहते हैं। ओके।